Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and today we will continue our discussion on the chapter Nazism and the Rise of Hitler from class 9th history book. So this is the second video lecture. In our previous video lecture we discussed that how the circumstances changed after the First World War, that how the Germany signed the Treaty of Versailles, कैसे वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है एंड लेटर ऑन देयर वर द क्लैशेस बिटवीन द डेमोक्रेटिक सेटअप एंड द सोशलिस्ट. सो क्या होता है इन सिचुएशंस के बीच में एक एडवांटेज मिलती है हिटलर को, मीन्स एक बैकग्राउंड जो है वो प्रिपेयर हो गया था हिटलर की राइज के लिए. So in this video lecture we are going to discuss about that personality, somebody whom the everybody knows. So we will discuss about the Hitler, his rise and how he made the Germany the superpower in the world. Okay, so let's begin our video lecture now. So children, till now as we have studied कि कैसे एक background जो है वो हिटलर के लिए prepare हो जाता है. So children, Hitler was not born, he was made. अब मैंने किस सेंस में कहा कि हिटलर was not born, he was made? Like all the problems that the German people were facing, it developed a commitment in the Hitler that कि मैं revenge लूँगा, that कि हमारे कंट्री के साथ जो कुछ भी हुआ है that was not fair at all, but all these things were the one perspective, one side, है ना. इनको सुनने के बाद लग रहा है कि हिटलर जो है वो एक बहुत ही बड़ा पैट्रियट था, देशभक्त था, जो कि अपने देश के लिए लड़ना चाहता था. बट देयर इज़ अनदर साइड ऑल्सो, अनदर फेस ऑल्सो, लाइक ही डिड लॉट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी पर्सन के बारे में जानना है तो उसकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए. So let's see who was Hitler, where was he born. So Hitler was born in Austria in 1889. जर्मनी के पास में ही एक कंट्री ऑस्ट्रिया आता है जिसमें मेनली जर्मन कल्चर को ही फॉलो किया जाता था. सो देयर द हिटलर वॉज बॉर्न एंड उसका जो पूरा बचपन है इट वॉज स्पेंट इन द पॉवर्टी. ही वॉन्टेड टू बिकम द आर्टिस्ट, लेकिन फिर क्या होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही जॉइंस द आर्मी, जर्मन आर्मी को वो ज्वाइन कर लेता है एंड ही रिसीव्स मैनी मेडल्स फॉर हिज ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बट व्हेन द जर्मन वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाता है एंड द जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड वेरी मच, उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है एंड देन ही जॉइंस द जर्मन वर्कर्स पार्टी. एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है वो इन 1919 के बाद में एंड लेटर ऑन ही टुक ओवर इट, और धीरे धीरे उसकी पावर जो है वो बढ़ती चली जाती है और जब पूरी पावर हाथ में आ गई तो उस पार्टी को वो दोबारा दूसरा नाम दे देता है एंड इट इज़ नेम्ड एज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको कि हम नाजी पार्टी के नाम से भी जो है वो बुलाते हैं. नाउ इन द स्टार्टिंग जो शुरुआत होती है उस समय तो जो नाजी पार्टी है उसको इतना फेम नहीं मिलता है, बट इट बिकम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड. सो नाउ how he was able to become a so strong person in the Germany, let us see. देखिए in 1923 हिटलर जो है वो एक प्लान करता है टू सीज द कंट्रोल ऑफ बावेरिया. लाइक आपको पता है प्रीवियसली हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि 1923 में फ्रांस ने रूहर वैली का जो एरिया था उसको अपने कब्ज़े में ले लिया था. कब कि जब जर्मनी ने मना कर दिया था कि अब हम आगे जो हैं वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएंगे. उन्होंने कहा था ना कि हम तुम्हारा रूहर वैली का एरिया ले लेते हैं. तो ये वो टाइम था 1923 में. अब हिटलर को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे हमारे देश का एरिया जो है वो छीनते चले जाएंगे. तो उसने प्लान किया जर्मनी का ही जो साउथ ईस्टर्न प्रोविंस आता है यहाँ पे,
ये दिस वन इन द इमेज, तो बावेरिया, यहाँ पे वो अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसकी प्लानिंग थी कि लेटर ऑन ही विल मार्च टू द बर्लिन, यहाँ पे कब्ज़ा हो गया तो आगे बर्लिन तक बढ़ जाएंगे और फिर पूरे देश को अपने कब्ज़े में कर लेंगे। तो लेकिन वो फेल हो जाते हैं एंड उसके ऊपर जो है वो ट्रीजन का चार्ज लगता है, देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाता है एंड ही इज़ सेंट टू जेल फॉर द 5 years। 5 years के लिए उनको जेल में भेज देते हैं, बट देन ही इज़ रिलीज्ड विद इन द 9 months। 9 महीने के अंदर अंदर उसको जेल से छोड़ भी दिया जाता है। आफ्टर डैट ही कंटिन्यूसली ट्राई टू गेन द पावर, और वो उनकी जो स्ट्रगल है वो चलती चली जाती है। 1930s तक उनको कोई मेजर विक्ट्री जो है वो हासिल नहीं होती है, लेकिन 1930s के बाद जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उस समय उनकी पावर बढ़ती है। 1928 में इलेक्शंस होते हैं जर्मनी में, और उन इलेक्शंस में जो नाजी पार्टी है उसको सिर्फ 2.6% वोट्स मिलते हैं। बट इन 1932 इट बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। 1932 में वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है और 37% जो वोट हैं वो उनको हासिल होते हैं। अब देखो इस पीरियड में क्या चल रहा है 1932 के टाइम। अब स्ट्रगल तो वो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं पावर गेन करने के लिए। तो जब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट होता है उस समय वो लोगों के साथ में बड़े बड़े प्रॉमिसेस करना शुरू करते हैं, लोगों को कन्विंस करना शुरू करते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, लोगों के पास काम नहीं है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो ऐसे टाइम में उनको जो है वो पावर हासिल होती है, और जब वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गए इसके बाद वो कोशिश करते हैं कि अब जो आर्मी है या जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी सपोर्ट हासिल की जाए, बिकॉज़ ताकि कुछ फाइनेंशियली भी हमारी पार्टी को सपोर्ट मिल सके। सो इन दिस वे ही कंटिन्यूड, उनकी जो स्ट्रगल है वो चलती चली जाती है। जब चारों तरफ से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय हिटलर रोज टू द पावर इन जर्मनी। जर्मनी में हिटलर की पावर जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है, बट देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। बहुत सारे कारण थे। क्या कारण थे वो? फर्स्ट थिंग, द हिटलर वॉज अ वेरी पावरफुल एंड अ इफेक्टिव स्पीकर। एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर था वो, स्पीच बहुत अच्छी देता था। लोगों को जो उनका साइकोलॉजिकली डील करना हिटलर को बहुत अच्छी तरीके से आता था। मींस उनकी जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर चोट करनी, मीन्स उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने का प्रॉमिस करना, ये उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी जिसे कहेंगे। एंड ही मूव्ड पीपल एंड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस विद हिज पैशन एंड द वर्ड्स। अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके लोगों को बिल्कुल अपनी साइड में कर लेना। वादे किए, बड़े बड़े वादे करता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में हमारे कंट्री के साथ में जो ह्यूमिलेशन हुई है, जो भी इनजस्टिस हुआ है उसका बदला लेंगे, अपने जर्मन्स की रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी को वापस रिस्टोर करेंगे, अपने देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, सब लोगों को काम मिलेगा और जो हमारा यूथ है उसका फ्यूचर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो ये वो चीज़ें थी जो उस समय के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। He also promised to do away the foreign influence, कि हमारे कंट्री के खिलाफ जो भी फॉरेनर्स कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, जो उनका इन्फ्लुएंस है उसे अपने देश में से हटा देंगे। And at the same time, the Nazi propaganda stirred hopes of the better future. Now, what is the meaning of the Nazi propaganda? ये प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा मीन्स कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सो उस टाइम नाजी पार्टी का भी अपना एक प्रोपेगेंडा था कि जैसे कि वो लोगों के सामने चीज़ों को प्रेजेंट करते थे ना, या जिस तरीके से दिखाया जाता था लोगों को किसी भी चीज़ को, तो लोग उस चीज़ को मानने के लिए कन्विंस हो जाते थे। बड़े बड़े सपने जो हिटलर दिखा रहा था वो लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे। सो his politics included the significant rituals and spectacle in mass mobilization. लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक
स्पेक्टेकुलर शो ऑफ पावर वॉज डन। स्पेक्टेकुलर शो ऑफ पावर मीन्स कि शक्ति प्रदर्शन करना जिसे कहते हैं। अलग अलग रिचुअल्स यूज़ किए जाते थे, लाइक रैलीज वर डन एंड द मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती थी, और उन मीटिंग्स में और रैलीज में जो नाजी पार्टी का एक स्पेशल सिंबल होता था, ये जो आपको रेड बैनर के ऊपर एक स्वास्तिक का साइन जो नज़र आ रहा है ना रेड कलर का, दिस वाज द सिंबल ऑफ द नाजी पार्टी, इसको दिखाया जाता था। एंड आफ्टर द स्पीचेस अ राउंड ऑफ अपलॉज वॉज डन। नारे लगाना या ये जो कुछ भी आजकल आप देखते हो ना पॉलिटिकल जो कैंपेन्स होते हैं, दीज ऑल थिंग्स वर डन ड्यूरिंग द डैट टाइम, इंट्रोड्यूस की गई। ये चीज़ें लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। अब नाजी पार्टी जो कुछ भी करती थी, साथ में एक मैसेज जो है वो पास किया जाता था, लाइक दिस कि हिटलर जो है ही इज़ अ मसीहा सेंट बाय द गॉड। उसको भगवान ने भेजा है कि लोगों की जो सफरिंग्स हैं, लोगों की जो भी कंडीशन है, स्पेशली क्योंकि उस पीरियड में जो लोगों की कंडीशन ऐसी थी कि उनकी सेंस ऑफ जो डिग्निटी है या प्राइड है, दैट ऑल वॉज फिनिश्ड पूरी तरीके से। दे वर लिविंग इन द टाइम ऑफ द एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। तो ऐसे समय में उन्हें लगना शुरू हुआ कि सिर्फ हिटलर ही है जो उनकी इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन जो है वो ला सकता है। सो इन दिस वे ही स्टार्टेड टू बिकम द पॉपुलर इन द पीपल, और पॉपुलर होता चला गया। एंड फाइनली ऑन 30th January 1933 हिटलर वॉज ऑफर्ड द चांसलरशिप बाय प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। ये जो अंकल आपको इमेज में नज़र आ रहे हैं ना, ये उस समय जर्मनी के प्रेसिडेंट थे। सो इन्होंने फाइनली 30th January 1933 को हिटलर को वहाँ की जो हाईएस्ट पोजीशन होती है जर्मनी में, चांसलर की पोजीशन, वो ऑफर कर दी। और चांसलरशिप हाथ में आते ही, अब क्योंकि पावर हाथ में आ गई है, एज सुन एज ही गेन्ड द पावर ही स्टार्टेड टू डिसमेंटल द डेमोक्रेसी। उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इस पीरियड तक जो नाजीज हैं, दे हैव मैनेज टू एसोसिएट कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज, और इस तरीके से अब नए नए प्लान्स बनाए गए कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। सबसे पहले तो एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट हो जाती है जर्मन पार्लियामेंट में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं। देखिए, अब जर्मनी की पार्लियामेंट जो है वहाँ पे एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट हो गई है। किसने लगाई है फायर, उस समय तक कोई आइडिया नहीं है, लेकिन क्या प्रचार किया जाता है, क्या दिखाया जाता है कि सम कॉन्स्पिरेसीज आर डन इन द कंट्री, देश जो है वो खतरे में है, तो इसलिए एक फायर डिक्री पास कर दिया जाता है। फायर डिक्री मीन्स ऑर्डर, डिक्री मीन्स ऑर्डर, एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है ऑन 28th of February 1933। एंड उसके साथ ही जो पीपल हैं, कॉमन पीपल हैं, उनके सारे सिविक राइट्स मीन्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देन राइट टू असेंबल, ऑल दीज राइट्स आर सस्पेंडेड। इन सबको ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जो फायर लगाई गई है, ये जो आग लगाई गई है, क्योंकि ये हमारे एनिमीज़ ने लगाई है जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े। सो ही फाउंड द कम्युनिस्ट ऑन हिज टारगेट। सबसे पहले कम्युनिस्ट पीपल जो हैं उनको टारगेट किया जाता है। एंड दे वर हरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टैब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू कर दिया जाता है। अब ये कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि देखो, जर्मनी में जब बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है वो इम्प्रिजन्ड किया गया, तो उनको जो है रखने के लिए और उनको मार डालने के लिए एक स्पेशल प्लेसेस जो थी वो वहाँ पे बनाई गई थी। सो दीज वर द कंसंट्रेशन कैंप्स। ओके, सो उस समय की अदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन सबको हिटलर ने बैन कर दिया।
स्पेशल सर्विलेंस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, दे वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल ओवर द पीपल। लोगों के ऊपर रूल करने के लिए स्पेशल सर्विलेंस फोर्सेस जो थी वो बना दी गई। अब इसी टाइम हिटलर ने एक और काम किया, डेट वॉज द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। एक एक्ट पास किया गया ऑन 3rd of March 1933, और इस एक्ट के पास होते ही जर्मनी में डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और जर्मनी को एक डिक्टेटरशिप रूल में कन्वर्ट कर दिया गया। मीन सारी की सारी पावर्स हिटलर के हाथों में आ गई एंड द जर्मनी बिकम द 1-person स्टेट। पूरा कंट्रोल जो है वो अब हिटलर के हाथों में आ गया। नेचुरली लोगों ने अपनी मर्जी से तो डिक्टेटरशिप को नहीं चुना था ना, सब कुछ तो डेमोक्रेटिक वे में हुआ था। अब ये चेंजेस कौन ला रहा है? धीरे धीरे करके पावर अपने हाथ में आने के बाद में हिटलर ने ये सारे चेंजेस जो हैं वो करने शुरू कर दिए। जब सारी पावर जो है वो उसके पास आ गई, अब लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे बिकॉज दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑन दैट टाइम। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी तो किया होगा। सो व्हाट डिड ही डू? क्या किया गया? द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी, सब चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया। और ऑलरेडी जो रेगुलर पुलिस एग्जिस्ट कर रही थी उस समय, ग्रीन यूनिफॉर्म में वो पुलिस होती थी, उसके अलावा स्पेशल जो फोर्सेस थी दे वर ऑल्सो मेड, लाइक एसए वॉज मेड। एसए मीन्स जिसको स्टॉर्म ट्रूपर्स जो है वो बोला जाता था, वो बनाए गए। इसमें एक गेस्टापो होती थी, सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी। देन इसके अलावा प्रोटेक्शन स्क्वाड होते थे, एसएस, एंड देयर वॉज अ क्रिमिनल पुलिस ऑल्सो, सिक्योरिटी सर्विसेज, एसडी। ये सब क्या करते थे? इन सबको एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी टू फाइंड आउट हु वर विद अस एंड हु वर नॉट, कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, उस सब का पता लगाने के लिए, ताकि पूरे तरीके से स्टेट को कंट्रोल में किया जा सके। एंड एक्स्ट्रा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी, ये न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को जो दी गई, इससे नाजी स्टेट की जो रेपुटेशन थी, इट बिकम एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। जर्मनी को एक क्रिमिनल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया। लोगों को पकड़ा जाता था, देवर टॉर्चर्ड इन द चैम्बर्स, उसके बाद उनको जो है वो कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज देना, एंड उसके बाद में कोई लीगल प्रोसीजर चलाया नहीं जाता था। और ये जो पुलिस फोर्सेस होती थी, दे वर रिक्वायर्ड विद द प्रिविलेज्ड पावर्स, इनको बहुत सारी पावर्स मिली हुई थी अपने तरीके से रूल करने के लिए। सो इन दिस वे ही डिस्ट्रक्टेड द डेमोक्रेसी को स्टेट में से पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अब देखो, पावर तो हासिल हो गई। नाउ हिटलर का एक और सपना भी तो था कि जर्मनी को एक पावरफुल नेशन भी बनाना है। सो ये उसने कैसे किया? रिकंस्ट्रक्शन करनी है। अब जर्मनी की हालत उस समय तक तो बहुत ख़राब थी ना। सो हिटलर को पता था कि पावर कम्स विद द मनी, पावर जो है वो पैसे के साथ ही आएगी। सो उन्होंने इकोनॉमी को रिकवर करने का काम भी किया। सो ही डिड समथिंग स्पेशल टू रिकवर द इकोनॉमी। व्हाट वाज दैट? ये जो इकोनॉमिक रिकवरी का काम था, ये दिया गया एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था ज़ल्मार शैट। लाइक हियर यू कैन सी इन द इमेज, ये जो अंकल आपको इमेज में दिख रहे हैं ना, इनका नाम है ज़ल्मार शैट। यहाँ एच साइलेंट रह जाएगा और आप इसको ज़ल्मार शैट के नाम से प्रोनाउंस करेंगे। एंड ही डिड हिज जॉब वंडरफुली। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि कंट्री में अगर फुल प्रोडक्शन करनी है, अगर फुल प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होगा? लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो उनके पास पैसा आएंगे, उनकी हालत अच्छी हो जाएगी। सो अब प्रोडक्शन करने के लिए पैसा कौन लगाएगा? सो ही इनिशिएटेड स्टेट फंडिंग वर्क क्रिएशन, कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है वो पैसा प्रोवाइड करेगी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन के लिए, और उससे लोगों को काम भी मिलेगा और कंट्री की डेवलपमेंट होगी। सो
दिस वर्क वॉज डन एंड यही वो टाइम पीरियड था जबकि फेमस वॉल्क्सवैगन एंड ऑटोमैन्स वर द रिजल्ट। इस पीरियड में जर्मनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए, सुपर हाईवेज बनाए गए। वॉल्क्सवैगन जो फर्स्ट कॉमन मैन्स कार जिसको बोलते हैं, दैट वाज आल्सो द रिजल्ट ऑफ दैट पीरियड। उस पीरियड में जो है ये बनाई गई। अब ये सब कुछ चल रहा था, सब कुछ जर्मनी में हो रहा है, तो इकोनॉमिक रिकवरी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ। अब जहाँ एक तरफ इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, ठीक है, तो इसके साथ साथ हिटलर ने जर्मनी को पॉलिटिकली भी रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया। नाउ फॉर द पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसकी फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करें तो सो हिज फॉरेन पॉलिसी वर ऑल्सो ग्रेट एंड क्विक सक्सेस अगर हम उसे कहें। फर्स्ट ऑफ ऑल ही पुल्ड आउट द जर्मनी फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। 1933 में उसने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया। नाउ व्हाट वाज दिस लीग ऑफ नेशन? लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कंट्रीज उसका पार्ट होते थे वर्ल्ड में, वो उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। तो हिटलर को पता था कि जब तक जो है मैं लीग ऑफ नेशंस का पार्ट रहूँगा तब तक जो है मैं अपनी मनमर्जी से एक्सपेंशन नहीं कर सकता। सो डैट इज़ वाई उसने अपने कंट्री को सबसे पहले लीग ऑफ नेशन से अलग किया। एंड आफ्टर दैट इन 1936 ही रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड एरिया। अब राइनलैंड का एरिया जो उससे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के दौरान छीन लिया गया था, उसके ऊपर उसने दोबारा से कब्जा कर लिया। Later on he integrated Austria and the Germany in 1938 under the slogan one people, one empire and one leader। अब इसके बाद उसने ऑस्ट्रिया का जो एरिया था वो भी जर्मनी में मिला लिया। क्या स्लोगन दिया उसने कि वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। मीन्स कि यहाँ के लोग जो हैं, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, आपको ऑलरेडी बताया कि ऑस्ट्रिया में जर्मन कल्चर ही फॉलो होता था, तो जो जहाँ भी जर्मन कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं तो वो जर्मनी का ही हिस्सा है। सो इन दिस वे लेटर ऑन चेकोस्लोवाकिया के पास सुदेतनलैंड का एरिया आता था, उसको भी उसने चेकोस्लोवाकिया से छीन लिया। सो ये सब कुछ जब हिटलर कर रहा है तो इंग्लैंड चुप बैठा है। अब ऐसा क्यों चुप बैठा है? वो इंग्लैंड जो है वो चाहता तो इंटरफेयर कर सकता था ना, या और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया कि अपना एक्सपेंशन कर रहा है, जिस मर्जी एरिया को जीत रहा है, हिटलर जीतता चला गया। क्यों? बिकॉज ही वॉज गेटिंग इनडायरेक्ट एंड अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अब हिटलर को इस समय मिल रही है इंग्लैंड की सपोर्ट। क्यों कर रहा है इंग्लैंड सपोर्ट? बिकॉज उसको लगता है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी दैट वाज हार्श ऑन द जर्मनी के साथ अच्छा नहीं हुआ उस ट्रीटी में। एंड सेकेंडली ही वॉज फीलिंग कि अभी हमारा क्या जा रहा है, जिस एरिया को जीत रहा है जीतते रहो, जब हमारे पास आएगा तब देख लेंगे। सो इन दिस वे हिटलर को जो है एक्सपेंशन उसकी चलती चली जा रही है। बट स्टिल इतना सब कुछ होने के बाद भी जो जर्मन इकोनॉमी है इट वाज नॉट टोटली रिकवर्ड। अब वो पूरे तरीके से अभी रिकवर नहीं हुई है। अब हिटलर ने सोचा कि जल्दी जल्दी रिकवरी चाहिए। इस मूवमेंट पे जो उनका इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है ज़ल्मार शेट, ही एडवाइज्ड हिटलर, उसने हिटलर को एडवाइज़ किया कि इतना हैविली रीआर्मामेंट्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। मींस जो हम हथियार वगैरह बढ़ा रहे हैं कंट्री के, इसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, बिकॉज आर कंट्री इज स्टिल इन द फाइनेंशियल क्राइसिस। बट कॉशियस पीपल हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। अब नाजी जर्मनी में इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं थी, तो ज़ल्मार को भी साइड में कर दिया गया। हिटलर ने पूरा सब कुछ अपने हाथ में ले लिया एंड ही चूज़ द वॉर। उसने क्या चूज़ किया कि अगर इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी करनी है तो क्या करना होगा, दूसरे कंट्रीज़ के साथ लड़ना होगा। जीतेंगे तो अपने आप अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। सो इन दिस वे
रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए उसने जो है वो एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। अब जब हिटलर ये एक्सपेंशन का वे चूज़ करता है अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने के लिए, दिस वॉर टर्न्ड इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। किस तरीके से, देखिए, इन सितंबर 1940 जर्मनी जो है वो पोलैंड को इन्वेड करता है, पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही जर्मनी पोलैंड पे हमला करता है तो उस समय फ्रांस और इंग्लैंड भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जर्मनी के अगेंस्ट। अब जर्मनी ने पोलैंड से लड़ रहा है तो वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हो गई? फ्रांस और इंग्लैंड क्यों आ गए बीच में? व्हाट इज़ द रीज़न? देखो, पोलैंड के साथ में ऑलरेडी फ्रांस और इंग्लैंड का समझौता चल रहा था कि देखो, अगर जर्मनी तुम्हें कुछ भी कहेगा तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए आ जाएंगे। in this way फ्रांस एंड इंग्लैंड लेड टू अ वॉर। ऑटोमेटिकली जर्मनी के साथ उनकी भी वॉर स्टार्ट हो गई। एंड इन सितंबर 1940 जर्मनी जो है वो एक पैक्ट साइन कर लेता है इटली और जापान के साथ में। पैक्ट मीन्स एक समझौता साइन हो जाता है जर्मनी प्लस इटली प्लस जापान के बीच में कि हम तीनों मिलके लड़ेंगे। और हिटलर का जो क्लेम है इंटरनेशनल पावर को के लिए, उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब इस समय देखो, बहुत सारे उस समय पपेट रिजाइन्स हैं यूरोप में जो नाजी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। 1940s के एंड तक आते आते हिटलर जो है उसकी पावर बहुत पीक तक पहुंच जाती है, बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है। जर्मनी जो है एक गलती कर बैठता है। वन मिस्टेक इज डन बाय द जर्मनी ड्राइवन बाय हिज एम्बिशंस। हिटलर जो है वो अपनी अटेंशन जो है वो ईस्टर्न पार्ट के ऊपर लगा देता है, ईस्टर्न यूरोप में। अब ईस्टर्न यूरोप में क्या है उस समय? रशिया है। तो वो जून 1941 में रशिया के ऊपर अटैक कर देता है। अब रशिया जो है उसके ऊपर अटैक करना जर्मनी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होती है, बिकॉज़ सोवियत यूनियन, या जिसको हम रशिया बोल रहे हैं, दोनों एक ही बात है उस समय के लिए। तो सोवियत आर्मीज़ जो हैं वो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर बहुत पावरफुल हैं और वो जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनको बहुत बुरे तरीके से रिटालिएट करती हैं। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न फ्रंट है वहाँ से जर्मनी के ऊपर जो है फ्रांस और जो इंग्लैंड है उनकी जो फोर्सेस हैं वो एरियल बॉम्बिंग कर रही हैं। तो जर्मनी नॉट ओनली सफर्ड अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट in the hands of the Soviet Red Army, but German soldiers were hounded out till they retreated to the heart of the Berlin. जब सोवियत यूनियन की तरफ जर्मनी की आर्मीज बढ़ती हैं तो वो उनको खदेड़ खदेड़ के बर्लिन तक छोड़ के जाते हैं। अब देखो, इस समय तक यूएसए जो है वो वॉर में बिल्कुल पार्ट नहीं ले रहा, ही रेजिस्टेड। क्यों पार्ट नहीं ले रहा? अभी उनको लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ था, हमें इसमें हिस्सा नहीं लेना। बट फिर क्या होता है, अब जर्मनी की तरफ से जापान भी तो लड़ रहा है। जापान जो है वो अपनी सपोर्ट जब हिटलर को देता है और उसकी सपोर्ट में पैसिफिक ओशियन में जो यूएस का नेवल बेस है उसके ऊपर अटैक करता है तो यूएसए जो है वो भी वॉर में पार्ट ले लेता है। नाउ व्हेन द यूएस एंटर्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय क्या होता है, वो छोटा मोटा एंट्री नहीं देता अपनी वॉर में। क्या करता है, डायरेक्ट मई 1945 में ही ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर बॉम्ब गिरा देता है। लाइक हियर यू कैन सी द इमेजेस ऑफ दैट टू एटम बॉम्ब्स। एक का नाम था फैटमैन और एक का नाम था लिटिल बॉय। दीज टू बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन द जापान्स टू सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी। और दिस बैकड्रॉप, इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है
उसमें जापान सरेंडर कर देता है। जापान के सरेंडर करते ही, क्योंकि यूरोप में जर्मनी ऑलरेडी हार रहा था, तो हिटलर और हिटलर के साथ उसका प्रोपेगेंडा जो मिनिस्टर था गोबेल्स, वो भी सुसाइड कर लेते हैं, और इसके साथ ही जर्मनी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से अलग हो जाता है, उसकी हार हो जाती है। सो दिस वॉज द होल स्टोरी अबाउट द फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू टिल द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अब हमने इसको स्टोरी की तरह तो स्टडी कर लिया, बट नाउ वी विल स्टडी इट इन द कंसेप्शनल फॉर्म। अब हम इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। So till then, stay connected with us. That's all for today.